ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे बी पार्ट। तो बी पार्ट में क्या कहता है? A company employed 300 workers when it started and now employs 852 workers. Of 852 workers, the ratio of part-time full-time. तो ये हमारे पास रेशियो है पार्ट टाइम एंड फुल टाइम। ठीक है, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ फुल टाइम। तो यहां पर टोटल लिख दें आप, टोटल भी साथ लिखें तो ये बनता है 12 एंड द एक्चुअल टोटल इज 852 एंड वी हैव टू कैलकुलेट। अच्छा यूं कर लें, 852 को डिवाइड कर दें 12 से, तो कितना बनता है? 71 over 1. 1 part is equal to 71 employees. तो इसको भी 71 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी कर दें 71 से। कितना बनता है? 71 into 5 बनता है 335 नहीं 355 और 71 into 7 497। अब आपको चाहिए था फुल टाइम ना, फुल टाइम जो है वो 497 एम्प्लॉयज। ये आंसर है जी, सही है। ठीक है जी, तो अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6, टेंजेंट एंड पैरेलल। अब ये दो लाइनें पैरेलल हैं, ये देखिए पैरेलल का साइन बना हुआ है। दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल, show that triangle GKM is mathematically similar. Okay, so we have these two triangle और हमने प्रूफ करना है कि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं। और ये कह रहा है कि गिव ए ज्योमेट्रिकल रीजन भी बतानी है। तो चलें अब यू करेंगे ट्राइंगल GKM, ये हम लिखते हैं तो हम इससे हमें ये पता चलता है कि पहले हमने किस ट्राइंगल की बात की है। ठीक है ना, ठीक है। ये ऊपर लिख देते हैं भाई। मैं जो पहली बात करूंगा वो GKM की बात करूंगा, तो जो उसके बाद फिर OHG की। अच्छा अब देखते हैं, अब यू नो दोज रूल्स विच वी यूज टू प्रूव टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो पहले तो कौन सी, एक तो ट्राइंगल हो गई GKM, तो दिस इज दिस वन OHG एंड दिस वन। अच्छा आप चेक करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। देखिए ट्राइंगल अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो इसमें वो Z बनेगा, यूं Z बनेगा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल। ठीक है, एंगल ये एंगल G पे बन रहा है, तो मैं लिखूंगा KGM इज इक्वल टू एंगल HOG। ठीक है, ठीक है। और रीजन क्या है? ऑल्टरनेट एंगल। जब आप ऑल्टरनेट एंगल्स लिखेंगे तो आपने बताना है कि कौन सी दो लाइनें पैरेलल थी। तो आप बता दें, ऊपर से लिखा भी हुआ है कि MG इज पैरेलल टू, अब ये लिख दें MG, ये पैरेलल का सिंबल है OH। ओके, तो ठीक है। जब भी आपने बताना ये ऑल्टरनेट एंगल है, साथ ये भी बताना है कि कौन सी दो एंगल्स को, कौन सी दो लाइनें ली हैं कि जो पैरेलल है।
समटाइम कुछ और भी लाइनें होती हैं, तो ये एंगल हम मेंशन, तो एक तो बात हो गई, प्रूफ एंगल की बात हो गई, ये वो तो हो गया। अच्छा, दूसरा देखें, ये बीच में ये रेडियस है ना, हाँ लेकिन ये रेडियस है, लेकिन इसका वो एक ट्रायंगल की तो फुल साइड है, दूसरी ट्रायंगल की फुल साइड नहीं है ना, उसको छोड़ दें, ये यूज मेरे ख्याल में नहीं होगा। अच्छा, अब और कौन सा इसका हम ले सकते हैं, आप ये देखें कि ये जो एंगल है ये 90 है, ठीक है, ठीक है, और वो भी 90 है, और ये एंगल भी 90 है। अब इधर क्या हम बताएंगे एंगल, क्या रीजन, इक्वल है ना एंगल, ये इधर एम आएगा, तो एम को यूं लिखेंगे कि डायमीटर का करेंगे ना, के एम जी, एंगल के एम जी इज इक्वल टू एंगल के एम जी लिखा ना, तो एच जी ओ, ठीक है। ये इनके बीच में जो ऑर्डर है उसका ख्याल रखना है, ठीक है, ठीक है, ऑर्डर का ख्याल है, ये तो कैसे नहीं नाम कर रहे हैं असल में। अब हम क्या रीजन लिखें यहाँ पर, वो डायमीटर और एक तो वो है टेंजेंट, देखिए ना, ये वैसे तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एंगल ऑफ द सेमी सर्कल, है ना, हाँ और इसको बोलते हैं एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90, है ना। हाँ, तो अब इसको कह देंगे कि डिटेल में नहीं लिख सकते सर्कल प्रॉपर्टीज, ये बस ये लिख देंगे कि बोथ आर राइट एंगल, ठीक है। ठीक है, और दूसरा आप देखें कि ये क्या ख्याल है, ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम नहीं है, हाँ हाँ लगता है ना, कि जो एंगल टेंजेंट के साथ बन रहा है उसके बिल्कुल इधर जो एंगल है वो सेम वही बन रहा है ना, वो दोनों इक्वल होंगे। तो आप लिख सकते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी लिख दें, ठीक है, तो अब हमने क्या किया, दो एंगल इक्वल प्रूव कर दिया ना, ठीक है। ठीक है, तो दो एंगल अगर इक्वल प्रूफ हो जाए ना, वैसे तो जो हमारे पास रूल है वो तो ट्रिपल ए है, तीन एंगल्स को प्रूफ करना होता है इक्वल सिमिलैरिटी के अंदर, लेकिन ये वाला रूल कंग्रुएंसी के अंदर नहीं है, सिर्फ सिमिलैरिटी में, ठीक है। ठीक है, लेकिन अब जो ट्राइंगल में अगर दो एंगल प्रूफ हो जाए ना इक्वल, अगर आप प्रूफ कर, तो तीसरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इक्वल होएगा, ठीक है। ठीक है, तीसरे को प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, वो अल्टरनेट, बस आप लिख दें, सो ट्राइंगल जी के एम एंड ये ट्राइंगल सिमिलर, ठीक है, बस ठीक है, लिख दें कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, ठीक है, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और कौन सा रूल है, ए, ठीक है, यूजिंग दिस, ये वाला रूल, ठीक हो गया। ठीक है, Okay, the next question is 8. Darpan runs a distance of 12 kilometer. And then cycles a distance of 26 kilometer. तो रनिंग करता है फिर साइकिलिंग करता है. His speed is x and his cycling speed is 10 kilometer faster than running speed. तो अब देखिए दोनों में डिस्टेंस गिवन है, दोनों में स्पीड गिवन है, तो इसका मतलब हमें टाइम निकालना पड़ेगा दोनों का, ठीक है। ठीक है, वो जो टोटल टाइम है वो उसको 2 hours 48 minutes लगे। ए में करना है फाइंड एन एक्सप्रेशन
अब आपको टाइम की एक्सप्रेशन निकालनी है, क्योंकि आप एग्जैक्ट टाइम नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि उसने स्पीड एक्स में बताई हुई है ना, ठीक है। हाँ जब स्पीड एक्स में बताई, मतलब कुछ भी चीज एक्स में बताई हो, तो फिर हम एक्सप्रेशन निकालते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन होती है। ठीक तो इन आवर्स, आवर्स बतानी है। दरपान टेक्स ए रन। अच्छा, आप देखें दरपान का जो रनिंग है ना, रनिंग 12 है और स्पीड उसकी एक्स है, तो ये दरपान का रनिंग टाइम है, ठीक है। ठीक है। तो ये किस में होगा, 12 किलोमीटर पर, ये आवर्स में, ठीक है। अब आपने राइट एन एक्सप्रेशन टर्म्स ऑफ एक्स फॉर विच टोटल, आप ना दूसरा टाइम भी निकाल लेना उसका, कि उसने साइकिल वाला, ठीक है। ठीक है। साइकिलिंग के लिए उसका जो टाइम होगा वो 26 किलोमीटर ओवर, अब जो स्पीड है उसकी वो 10 फास्टर देन स्पीड रनिंग है, तो x प्लस 10, ठीक है। ओके, ठीक है। क्योंकि उसकी जो साइकिलिंग स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन रनिंग से, ये दोनों के टाइम बन गए। अब निकालना है कि टोटल टाइम, टोटल टाइम अगर इन दोनों को ऐड अप कर दें, तो 48 मिनट्स, 2 और 48 मिनट्स। अब ना एक्चुअल में हमने दोनों आवर्स में निकालने हैं, तो टाइम आवर्स में निकालें, तो 48 मिनट्स को आप 60 से डिवाइड करें, कितना बनता है, 0.8। तो ये बनेगा 2.8, ठीक है, 2.8 आवर्स। ओके, तो ये आंसर है। नहीं, हाँ आप देखो इसने क्या पूछा, फाइंड एंड राइट एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स फॉर द टोटल टाइम ही टेक्स इन, ये टोटल टाइम की हमारे पास इक्वेशन आ गई। ओके, ठीक है। नहीं बेटा अभी हमने ना इसकी ना, अच्छा ठीक है, ठीक है। अब उसने अगले पार्ट में बोला कि शो दैट दिस इक्वेशन, यानी अब इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करना, तो इस शेप में लिख रहा है, ठीक है, अंडरस्टैंड। हाँ आप देखो, चलो इसको थोड़ा अरेज करते हैं, आप चेक करें पहले का आंसर डी पार्ट नहीं, हाँ हाँ पहले का ठीक है। ठीक डी है। पार्ट मैं कर लूंगा, आप ये डी पार्ट करा दो। सी भी कर लेंगे। हाँ सी भी। अच्छा मुझे सी के दो आंसर है, वो बताएं क्या है। 8.57 है क्या? ठहरे, दूसरा क्या है, -5। -1। अब ये दोनों x की वैल्यूज हैं। अच्छा x हमारा क्या था, जब भी वर्ड प्रॉब्लम करें तो चेक करें x क्या था, ये x है ना, हाँ x क्या है, स्पीड है, रनिंग स्पीड। ओके, और स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। ओके, हाँ ठीक है। तो ये वाली ले लेंगे, इसको आप चलेंगे डी में, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मिनट्स दरपान टेक्स टू रन, तो x जो है ना वो तो रनिंग स्पीड है, तो बस वो x का ही पूछ रहा है, x कितना आ गया 8.57 आवर्स, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मिनट्स में बताओ, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 8.75 को हाँ 60 से आवर्स को मिनट्स में बता देना, 525। 525 मिनट्स, तो ये बचा मिनट्स आ गए हमारे पास, ठीक है, आंसर आ गया। ठीक है। चेक करें,
नहीं आंसर तो वो है ना 84। मेरे यहाँ से डिवाइड बाय 12 भी करना है या 12 को से डिवाइड करना है? नहीं ये देखिए ना, दरपान रन ए डिस्टेंस 12 किलोमीटर एंड देन साइकिल, तो 12 किलोमीटर रन करता है ना। अच्छा एक मिनट, ठीक 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 ठीक, नहीं तो उसकी स्पीड है, अच्छा ठीक है ना, उसकी स्पीड हमने निकाल ली थी ना x। अच्छा अब उसका निकालना है कि क्या, नंबर ऑफ मिनट्स, टाइम निकालना है ना। तो टाइम का, उसका टाइम कितना था, 12 ओवर x था ना, ठीक है, 12 ओवर x था ना बेटा, है ना, ये ये टाइम इसके अंदर पुट करना है हमने, 12 और ओवर 8.57 निकाले जरा। 1.4। कह रहे वो एक्चुअली जो वो पहले हमने जो मिस्टेक की थी, हम स्पीड को टाइम में कन्वर्ट करते, स्पीड तो टाइम नहीं होती ना, ठीक है। क्या क्या निकला, 1.4। अब ये आवर्स में आ गया, इसको करें 60 से मल्टीप्लाई, $84.01। 84.01, तो हाँ ये ठीक है। ये 84 पर आगे 0.01 भी है, हाँ ठीक है। ओके वी डिड दिस जी। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट बी, an empty fuel tank is filled using a cylindrical pipe with diameter this। अब ये वही है ना, वो जो जैसे हम पहले भी करते हैं ना, तो ये पाइप है, और इसका जो डायमीटर है दैट इज 8 सेंटीमीटर। And fuel flows along this pipe at a rate of, तो जो रेट है फ्लो का रेट, जो फ्लो का रेट है बेसिकली ये एक तरह से स्पीड होती है, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड, नहीं पर सेकेंड। तो it takes 24 minutes to fill the tank, 24 minutes to fill the tank. Calculate the capacity of the tank. कैपेसिटी कहते हैं वॉल्यूम को, ठीक है, इन लीटर्स। तो आप देखें, अगर आप इसको देखें, ये जरा रेट को देखें, 2 मीटर टाइम 1 सेकेंड, है ना, ठीक है बेटा, 2 मीटर 1। अच्छा 1 सेकंड में 2 मीटर की हाइट वो अचीव कर लेता है, ठीक है, समझ आ रही है ना, ठीक है। आप देखें ना, अब 24 मिनट्स इसमें कितनी हाइट अचीव करेगा, ठीक है, 24 मिनट्स में कितनी, टैंक में पानी कितना हाइट पे आ जाएगा। तो अगर 1 सेकंड हो तो 2 मीटर को लग एक, तो पहले कन्वर्ट भी करना चाहिए। हाँ इनको कर देते हैं हम, अब आपकी मर्जी है, सेकंड को मिनट में कर दो या मिनट को सेकंड में कर दो। तो हम क्या करें, है 60 into 24 कर देना, 1440 बन जाता है। चलिए अभी हम कैलकुलेटर यूज करेंगे, तो अब इसको करते हैं 60 से मल्टीप्लाई, तो सेकंड्स में हो जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 into 60 into 24 और डिवाइडेड बाय 1, 2880 मीटर। तो इतनी हाइट अचीव कर लेगा सिलेंडर।
तो इसका मतलब ये सिलेंडर की हाइट है जहां तक पानी उसके अंदर वाटर है, ठीक है। तो इसकी जो हाइट है या उसको लेंथ कह दें, क्योंकि पाइप जो है ना वो प्रिज्म है ना, तो 2880 मीटर ये होगी। अब निकालते हैं उसकी कैपेसिटी, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई एंड द रेडियस इज 4 स्क्वायर इंटू एच, 2880। करें जी इसको सॉल्व, बताएं कितनी कैपेसिटी है। अच्छा इसको 1000 से डिवाइड भी करना है, नहीं ये मीटर क्यूब आएगा, ठीक है, मीटर क्यूब आएगा। हाँ। तो मीटर क्यूब में तो क्या करना होता है, 1000 से तो नहीं करते हैं। आंसर आता है 144764.59। नहीं एक मिनट ना, इसको मीटर क्यूब को कन्वर्ट करना हो लीटर में तो उसका क्या किससे करते हैं, अगर सेंटीमीटर क्यूब में आंसर हो ना तो उसको 1000 से डिवाइड करते हैं तो मीटर में लीटर्स में आ जाता है। लेकिन अगर मीटर क्यूब में तो फिर क्या करेंगे, चलो पर यूं करते हैं ना, इस आंसर को पहले करेंगे 100 से डिवाइड 3 दफा करेंगे तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ओके बच्चे, ठीक है। और फिर इसको 1000 से भी डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब लीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आप करें इसको तो कितने नीचे कितने जीरोस आएंगे, 2 2 4 6 9 जीरोस आएंगे, तो 10⁻⁹ से डिवाइड करना, ठीक है। नहीं बस 9 जीरो थी ना, साथ लगा दो। हाँ वही कर दे। तो ये तो फिर रेज टू पावर में आंसर आ जाता है। नहीं क्या आ रहा है रेस्ट में, हाँ ना, क्या आ रहा है, 1.44764585 into 10 raised to the power -4। -4। यार ये तो बहुत छोटा आंसर आ रहा है। अच्छा नहीं अब देखें ना, हमने मिस्टेक की है बेटा, एक मिस्टेक हो गई ना। देखें इसकी जो लेंथ है हमने मीटर में ली हुई है, डायमीटर सेंटीमीटर में लिया हुआ है ना, ठीक है। हाँ तो वो भी वहां पर भी तो उसको अच्छा अब चलो अच्छा हो गया ना, अब यूं कर लेते हैं। तो फिर 0.04 होगा रेडियस। नहीं रेडियस को नहीं, हम सेंटीमीटर क्यूब में आंसर लाएंगे ना, तो इसको सेंटीमीटर में कर दो, तो 2880 आगे 2 जीरो और लगा दो तो सेंटीमीटर में हो और नहीं जी, आंसर अगर लीटर में करना है तो मेरे हाथ में रेडियस को ही चेंज करना होगा। अरे नहीं ना, सेंटीमीटर में रखे ना तो सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट कर देंगे ना लीटर में ना, ठीक है। चलिए ठीक है। तो ये और आर हमारा आ गया 4 क्यूब स्क्वायर एंड इसकी हाइट लेंथ है 288000। आप इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, क्योंकि आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, तो 1000 से करेंगे तो लीटर में आ जाए। आप बताएं, आप ठीक है। आंसर डिवाइड 1000 से करना है। हाँ जी, तो आता है 14476.45। 1446 यानी 1.45 ये आंसर है। नहीं 1.45 नहीं, आंसर तो पड़ा है, आंसर तो ये है। तो फिर क्या मिस्टेक दोबारा हो गई है, देखिए ना हमने यहाँ मिस्टेक की है बेटा, शुरू में मिस्टेक की, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना था ना, ओके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यूं करना था ना कि ये नहीं, अच्छा ठीक है हमने ठीक किया। तो नहीं बेटा कि आपने मिस्टेक है, मेरा ठीक आंसर है, मेरा आंसर है 14476 144 मेरा भी यही आया है ना, 76 ये आंसर आया है। आप इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड कर दें
3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो वो क्या बनता है? फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकेंड, 1 4 5 थर्ड। 0 1 4 5 00, ठीक है, ये आंसर, तो ये बन गया बेटा आंसर, ठीक है, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है, कोई मिस्टेक नहीं है। G12 का पार्ट सी ना जी। a curve has equation this, ठीक है, अब ये कर्व है हमारी and it is cubic curve, ठीक है, क्यूबिक है, ठीक है। the stationary point of the curve have coordinate these two are stationary points। देखिए ना, ये जो क्यूबिक है ये पॉजिटिव है, तो कुछ इस तरह से क्यूबिक होगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि अगर क्यूबिक नेगेटिव हो तो फिर यूं ग्राफ बनता है। हाँ। अब इसके 2 टर्निंग पॉइंट हैं, इन टर्निंग पॉइंट को हम स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं, ये, तो अब वो कहता है ये इसके जो कोऑर्डिनेट है वो एक ये वाला है और एक ये वाला है। आप बताएं इसमें वर्क आउट द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ बी एंड द वैल्यू ऑफ के, वो आपने बताना। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा यहां से हटा देते हैं, तो टर्निंग पॉइंट कैसे निकलते हैं बेटा? dy by dx डिफरेंशिएट करते हैं ना, क्योंकि माइनस ए, क्योंकि जो डेरिवेटिव फंक्शन होता है ना उसकी वैल्यू 0 होती है टर्निंग पॉइंट के, ठीक है, ठीक है। तो इसको यूं डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस ए हो जाएगा और बी कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और टर्निंग पॉइंट पे हमारा डेरिवेटिव 0 होता है, वो ये बन गया। अब इस इक्वेशन से x जो आएगा माइनस ए, ये तो गलत आ रहा है, ये तो हाँ ना, एक्स स्क्वेयर माइनस ए ओवर 3, व्हाट? अच्छा एक मिनट लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू बेटा। देखें ये जो फंक्शन क्यूबिक है, ठीक है, हाँ। अब ये टर्निंग पॉइंट इसके यहां पर है, इसके टर्निंग पॉइंट इसके ऊपर फॉल करेंगे ना, ठीक है, ग्राफ में। अच्छा, जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया है तो हमारा ये इसको बोलते हैं ग्रेडियंट फंक्शन, ठीक है, ठीक है। थोड़ा इसको मेरी बात को बड़ा गौर से सुनना है, ये ए लेवल का क्वेश्चन है। अगर मैं क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ बनाऊं तो वो तो ये वाला बनता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ग्रेडियंट फंक्शन का ग्राफ बनाऊं वो तो क्वाड्रेटिक बनेगा, और क्वाड्रेटिक को आप देखें, उसको क्या करता हूं, उसको हम क्या करते हैं, उसको इक्वल टू 0 करके फिर उसको सॉल्व करके x निकालते हैं ना, और वो टर्निंग पॉइंट होता है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस ग्रेडियंट फंक्शन को ड्रा करूं तो बेसिकली ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक ग्राफ बनेगा, ठीक है, और उसको सब सॉल्व करके x निकालूंगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके जो x निकलता है वो उसका सॉल्यूशन होता है ना। यानी और ग्राफ में क्या होता है, x इंटरसेप्ट होता है, वो है ना। चलो अब मेरी बात दोबारा सुनो, इसका मतलब ये है कि मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो मेरे पास टर्निंग पॉइंट निकलेगा, ठीक है, और ये जो सॉल्व करूंगा ये तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके मैं निकालूंगा टर्निंग पॉइंट, और टर्निंग पॉइंट उसने बता दिए ऊपर,
है ना। हाँ टर्निंग पॉइंट तो बता दिए उसने, उसका एक ये टर्निंग पॉइंट है और एक ये। तो इसका मतलब है कि ये जो टर्निंग पॉइंट है जो मैंने एक्चुअल में इससे निकालने थे, तो वो इसके सॉल्यूशंस, यानी कि वो ये वाले इसके सॉल्यूशंस है ना जो उसने ऑलरेडी निकाल के दिए हुए, ठीक है। हाँ तो ये वाले इसके अंदर पुट कर दें 2, तो y, इसका तो y है ही कोई नहीं, तो x की जगह पर क्या पुट करूंगा 2, ठीक है। ठीक है। तो अगर मैं 2 पुट कर दूं 3 2 स्क्वायर, ये बहुत 12 इंपॉर्टेंट, प्लस ए। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। 3 into 4 तो 12 बनेगा, तो a हो जाएगा -12, ठीक है। ठीक है। a हो गया -12, ए हमारा निकला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फर्स्ट टाइम आया IGCSE। अच्छा अब यहां तक बात समझ आ गई आपको। हाँ तो बेसिकली हमने जब हमने डिफरेंशिएट किया था फंक्शन को, उससे हमारे पास ग्रेडियंट फंक्शन आया था। तो वो हमेशा एक इक्वेशन होती है, उसको सॉल्व करके हम टर्निंग पॉइंट निकालते हैं। और आप वो टर्निंग पॉइंट से पहले से बताए हुए हैं, इसका मतलब वो टर्निंग पॉइंट इसके अंदर पुट किए जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है। तो हमने वो टर्निंग, अब इस इक्वेशन में x है y तो है ही नहीं, तो बस फिर 2 ही पुट किया, k नहीं पुट करना, तो a हमारा आ गया, तो वी गॉट a। अब जब a आ गया ना, अब हमें पता चल गया कि ये जो हमारी इक्वेशन है, ये जो हमारा ग्रेडियंट फंक्शन है, ये फिर क्या बन गया 3x² प्लस a की जगह पर लिखूंगा -12 इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है। अब हमारे पास ना, बट एनी हाउ, अच्छा एक तो ये निकला है। अच्छा चलें, तो अब देखिए इसको हम सॉल्व भी करें ना, x² क्या आएगा 12/3, 4 आ जाएगा, और x आ जाएगा +-2, है ना। हाँ तो वो देखें, वो पहले ही देखे ना +2 ये लिखा हुआ है और -2 ये लिखा हुआ है, वो तो सब खुद ही बता दे। बट एनी हाउ हमने निकाल, ये मतलब यहां तक तो आ गया। अच्छा अब ये जो निकालना है हमें के, अब जो हमारा बेटा देखें, आप जो है ना, हमारा जो क्यूबिक फंक्शन है वो बन गया y = x³। अब a आ गया ना 12x, है ना। बट b अभी तक नहीं निकला है, तो y और उस दोनों को पुट कर b। अच्छा हाँ, लेकिन y को 0 पुट कर देना और x को, क्यों y को 0 पुट कर दूं? y को 0 नहीं कर सकते 0। नहीं, y को 0 क्यों पुट करें, वो तो उसमें करते हैं ना, डेरिवेटिव फंक्शन में करते हैं। मैं तो अभी जो ये तो मैं ओरिजिनल ले रहा हूं ना, ठीक है। हाँ ठीक है। ओरिजिनल ले रहा हूं ना। अच्छा अब ये जो टर्निंग पॉइंट होते हैं, ये ओरिजिनल ग्राफ के ऊपर भी होते हैं, तो कोई एक पुट कर देते हैं। इधर k आ जाएगा, इधर 2 का क्यूब आ जाएगा, -12 2 प्लस b, तो बनेगा 8 -24 तो -16। इक्वेशन बन जाएगी के, नहीं -24 तो नहीं बनता ना, इतने 2 का क्यूब है। हाँ सही है। तो बनेगा k - b = -16। अब ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। ओके, ठीक है। अब इसी तरीके से आप दूसरी बनाएंगे, दूसरा टर्निंग पॉइंट भी इसके अंदर पुट कर देते हैं। काफी नहीं, थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन, पता नहीं। अच्छा अब जब यहां पुट करेंगे तो 10 - k पुट कर देंगे, और -2 का क्यूब -12 -2 प्लस ये हो जाएगा -8 + 24 प्लस ये बनेगा
10 माइनस के। तो चले अब के को इधर ले आते हैं, के प्लस बी, ये कितना बनेगा 16 बनेगा, तो 10 माइनस 16, इक्वेशन बन जाएगी के प्लस बी माइनस 16, ठीक है, नहीं 10 माइनस 16 माइनस 6, ठीक है। सही है। अब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो गया, 2k इज इक्वल टू माइनस 22, तो k इज इक्वल टू माइनस 11, ठीक है। ठीक है। और पुट कर देंगे किसी एक में, इसमें पुट कर देते हैं, तो माइनस 11 प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 6, और b इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 11, तो 5, तो b 5 है और k माइनस 11 है। चेक करें, ठीक है। तो ये काफी ना थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन था, मतलब इस तरह फर्स्ट टाइम उसने ना इस तरह क्वेश्चन बना के ना, नॉर्मली ये जो क्वेश्चन है ए लेवल्स में होता है, बट उसने दिया है इसको यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन ए लेवल में, मतलब ए लेवल में तो जरा टॉपिक बड़ा होता है ना, आईजीसीएसई का भी टॉपिक आ सकता है, लेकिन पहले इस तरह क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। ठीक है। थोड़ा सा ना उसे हल्का सा किया, एनी हाउ देखिए क्वेश्चन ये भी आ सकता है ना, ये जो डिफरेंशिएशन का ना, कि वो आपको कोई कर्व दे देगा, जैसे ना मिसाल को कहेगा जी कि ये कर्व है, ये फंक्शन है, और इसका कहता है कि इसकी ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करें। क्या करें? टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करें। ये मुझे लगता है कहीं पेपर में आ ही ना जाए कि आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, अब इसका ग्राफ अगर आप देखें ना, वो कुछ इस शेप का बनता है, ठीक है, अंडरस्टैंड। हाँ, तो वो आपको सब बताएगा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन बताए एट पॉइंट 2,3, ठीक है। ठीक है। तो अब सपोज ये 2,3 कहीं यहां पर आता है, आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि यहां पर जो अगर आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें, तो वो कुछ इस तरह की बनेगी टेंजेंट लाइन, है ना। हाँ, अब इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, ये तो स्ट्रेट लाइन होती है, तो आपको mx प्लस c यूज करना है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। हाँ, तो पहले आपको ग्रेडियंट चाहिए तो ना। पहले m कर लेंगे, ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, फिर 2y और x में 2 हाँ, तो ग्रेडियंट कैसे फाइंड करेंगे? जो टेंजेंट की लाइन है उस पे कोई भी पॉइंट पिक कर सकते हैं ना। तो वो कैसे, वो हमारे पास तो इसका एक ही पॉइंट है 2,3, दूसरा तो है ही कोई नहीं। हाँ, लेकिन टेंजेंट की जब लाइन बनाएंगे तो और पॉइंट्स बन जाएंगे ना लाइन के ऊपर। नहीं, ये क्वेश्चन ग्राफ पेपर पे नहीं, ग्राफ पेपर पे गिवन नहीं होगा। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन बस ये है, ये क्वेश्चन है बस, यहाँ क्वेश्चन एंड हो गया है, स्केच गिवन नहीं होगा। ये तो मैंने समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है। आप कैसे निकालेंगे ग्रेडियंट? पता नहीं। अरे यार, ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं? डिवाइड बाय dx ना डिवाइड बाय हाँ, वो जो फार्मूला है ना y2 माइनस y1, वो तो स्ट्रेट लाइन का है ना, अगर सिर्फ स्ट्रेट लाइन हो। हाँ, इसमें तो कर्व है ना, कर्व के ऊपर स्ट्रेट लाइन टेंजेंट बनी हुई है, तो कर्व का जो निकालते हैं ग्रेडियंट, तो फिर dy ओवर dx, ठीक है। और इधर से ना जब उसको जीरो करेंगे तो टर्निंग, सॉरी जीरो नहीं करेंगे, जीरो तो तब करते हैं जब टर्निंग पॉइंट निकालना। आपने बस क्या करना है, इसका निकालना है 2x प्लस 3, अब इधर पुट करना है x इज इक्वल टू 2, है ना, एट x इज इक्वल टू 2। तो जब x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे 4 so 7, तो ग्रेडियंट इसका आ गया 7, ठीक है। अब जब ग्रेडियंट आ गया तो फिर वो c तो निकालना आपको आता है ना,
बस ये दो पॉइंट पुट करेंगे, सी निकल आएगा और इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। और इस तरह क्वेश्चन मुझे डाउट है कि कहीं पेपर में ना आ जाए। अंडरस्टैंड? जी, ऐसा है तो कर लेंगे। हाँ, आ जाता है। और कभी कभार ये भी पूछ सकता है कि भाई ये जो टेंजेंट लाइन है इसकी इक्वेशन ही बताओ, जो इसके ऊपर नॉर्मल है उसकी बताओ। तो ये जो ग्रेडियंट निकल आया ना, इसको हम करेंगे साइन चेंज करके इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये इस नॉर्मल का ग्रेडियंट होगा इसका। ठीक है, ठीक है। हाँ, और पॉइंट वो 2,3 है, उसे सी भी निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये आ सकता है। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका टर्निंग, उसका जो, बस ठीक है, उसका भी ग्रेडियंट इसी से निकलता है, बस ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन है, पॉसिबल क्वेश्चन है कि अभी तक मैंने इसको देखा, एक दफा कहीं आया हुआ है, लेकिन आ सकता है। ये ए लेवल्स में, एएस में फ्रीक्वेंटली पूछता है, और क्योंकि उसने अभी क्वेश्चन ऐसा दे दिया ना, तो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा ब्राइट हो गए, क्योंकि यहां पर ना वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी चेक कर जाएगा और डिफरेंशिएशन भी चेक कर जाएगा। आई बात समझ में? हाँ, तो इसलिए ना इस क्वेश्चन को भी, इसको भी तैयार कर लें, और जो पीछे पड़ा उसको भी तैयार। तो चले, थैंक यू सो मच। मैं इसकी आपको शेयर कर दूंगा रिकॉर्डिंग। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह।